प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को 9th क्लास सामाजिक विज्ञान में लेसन फर्स्ट में 1 से और 3rd तक पढ़ाया हूँ, जिसके प्रश्नों के उत्तर भी प्रेषित किए गए हैं। और भूगोल में लेसन 1 से और लेसन 3rd तक भी प्रश्नों के उत्तर प्रेषित कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग उनके प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। और आज आप सभी लोगों को नागरिक शास्त्र में अध्ययन करना है। नागरिक शास्त्र में लेसन फर्स्ट आपका है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। लोकतंत्र की डिफिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। बहुत सरल एक डिफिनेशन है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो आपको इस लेसन में अध्ययन करना है और विशेषकर देखना है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के अंतर्गत हम किन किन नियम और कानूनों का पालन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विश्व के अधिकांश देशों में वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। अधिकांश देशों में 95% देशों में लोकतंत्र व्यवस्था प्रचलित है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के ज़्यादातर देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। वर्ष 1980 से अनेक पूर्व यूरोपीय देशों ने साम्यवादी शासन प्रणाली अपनाई थी। पोलैंड में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी सत्ता में आई थी। साम्यवादी शासन प्रणाली से प्रचलित देशों में कोई अन्य राजनीतिक पार्टी संगठित करने की अनुमति नहीं थी। पोलैंड के लेनिन जहाज कारखाना के श्रमिकों ने एक महिला क्रेन चालक को नौकरी से निकाले जाने के कारण 14 अगस्त 1980 ईस्वी को हड़ताल कर दी। श्रमिकों की इस मांग पर उस महिला क्रेन चालक को नौकरी पर वापस लिया गया। मजदूर नेता लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों एवं सरकार के बीच हुए समझौते के कारण 21 दिन पुरानी हड़ताल वापस ले ली गई। पोलैंड के नए मजदूर संगठन सोलिडर नोस्ट, जिसे अंग्रेजी में सोलिडेरिटी कहा जाता है, का गठन किया गया। दिसंबर 1981 ईस्वी में मार्शल लॉ द्वारा सोलिडेरिटी के हजारों सदस्य बंदी बना लिए गए। वर्ष 1988 ईस्वी में पोलैंड के श्रमिकों ने पुनः हड़ताल की और अप्रैल 1989 ईस्वी में सरकार व श्रमिकों के मध्य समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र चुनाव करवाए गए और अक्टूबर 1990 ईस्वी में वालेसा को देश का राष्ट्रपति चुना गया।
न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जहां सन 1893 ईस्वी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा 1950 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के 15 यूनियन रिपब्लिक प्रांत 15 स्वतंत्र राज्य बन गए। इन स्वतंत्र राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई। म्यांमार बर्मा सन 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई, परंतु 1962 ईस्वी के सैनिक विद्रोह द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और सैनिक तानाशाही सत्ता की स्थापना की गई। वर्ष 1990 ईस्वी को चुनाव हुए और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी चुनाव जीती, लेकिन सैनिक तानाशाही सरकार ने इस चुनाव के परिणामों को मान्यता नहीं दी और नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की प्रमुख नेता आंग सान सू की सहित अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन्हीं प्रयासों के कारण आज म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। शुरुआत में इसके 51 सदस्य थे जो वर्तमान में 193 हैं। सल्वाडोर आल्दे अफ्रीकी देश चिली के राष्ट्रपति थे। वह चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता थे और उन्होंने 1970 ईस्वी के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व करते हुए विजय प्राप्त की। 11 सितंबर सन 1973 ईस्वी को सेना ने सल्वाडोर की सरकार का जनरल अगास्त पिनोशे के नेतृत्व में तख्ता पलट किया। पिनोशे राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने 17 वर्ष तक चिली पर शासन किया। इस तरह चिली में सैन्य तानाशाही स्थापित हुई। पिनोशे की सैन्य तानाशाही तब समाप्त हुई जब उसने 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया। लोगों ने पिनोशे की तानाशाही को स्वीकार करने से मना कर दिया तथा लोकतांत्रिक परंपरा का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप पिनोशे की सैन्य सत्ता समाप्त हो गई तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की पुनः स्थापना हुई। 2006 ईस्वी में जनरल वेस्ले की बेटी चिली की राष्ट्रपति चुनी गई। लगभग फ्रांसीसी क्रांति के समय के आसपास ये उत्तर अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेशों ने सन 1776 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। समय बीतने के साथ साथ ये उपनिवेश संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में संगठित हो गए और सन 1787 ईस्वी में इन्होंने लोकतांत्रिक संविधान को अपना लिया। घाना एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसका नाम गोल्ड किस्ट था। यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व बामे एनक्रुमा ने किया। घाना 1957 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ तथा एनक्रुमा प्रथम प्रधानमंत्री बना
और फिर घाना का राष्ट्रपति भी बना। घाना की स्वतंत्रता ने अन्य अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। नक्रुमा ने स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति चुन लिया गया, किंतु शीघ्र ही 1966 ईस्वी में सेना ने नक्रुमा को अपदस्थ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण उपलब्ध कराता है। यह विश्व के किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी पैसा उधार देने वाली संस्था है तथा यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। विश्व बैंक भी सरकारों को कर्ज देता है। इसके अतिरिक्त इसी लेसन में आप देखेंगे जनमत संग्रह। जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सम्मुख कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान, किसी कानूनी या सरकार की किसी नीति पर कराया जा सकता है। उपनिवेश वह क्षेत्र जो दूर दराज के राजनीतिक नियंत्रण में रहता है उपनिवेश कहलाता है। गठबंधन लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्र का एकजुट होना गठबंधन कहलाता है। यह गठबंधन अस्थायी होता है या सुविधाजनक रहने तक ही रह सकता है। मजदूर संघ मजदूरों का एक संगठन जो उनके द्वारा उनके रोजगार की कार्य परिस्थितियों को सुधारने या उन्हें बनाए रखने के लिए गठित किया जाता है, मजदूर संघ कहलाता है। सैनिक शासन सेना द्वारा तर्कों और विचारों के प्रशासन पर रोक, जिसे सरकार आपत्तिजनक मानती है, सैनिक शासन कहलाता है। हड़ताल कुछ शिकायतों के चलते या किसी मांग को पूरा न होने तक मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है। इसी तरह आप देखेंगे वीटो, विशेषाधिकार, किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। साम्यवादी शासन साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है। राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। राजनीतिक बंदी जेलों में डाले गए या अपने घर में नज़रबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है, अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद रखा जाता है। उसे राजनीतिक बंदी कहा जाता है। साम्यवादी देश साम्यवादी पार्टी द्वारा शासित कोई देश जिसमें अन्य दलों को सत्ता प्राप्त करने की इजाज़त नहीं होती है, साम्यवादी देश कहलाता है। तख्ता पलट किसी सरकार को गैर कानूनी तरीके से उखाड़ फेंकना तख्ता पलट कहलाता है। मार्शल लॉ सेना द्वारा प्रशासन एवं न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कानून को मार्शल लॉ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आप इसी लेसन में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें
आप देखेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। इससे बड़ा विश्व का कोई संविधान नहीं है। तो इस पर आपको अध्ययन करना है और अध्ययन के फलस्वरूप आप ये देखेंगे कि भारतीय संविधान हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 442 अनुच्छेद बढ़ा रखे गए हैं। लेकिन पूर्णतया अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद ही मान्य है। उसमें संशोधन करके जब पूछा जाए कि भारतीय संविधान जब लिखा गया उस समय कितने अनुच्छेद थे तो 395 लिखेंगे और वर्तमान में कितने हैं तो 442 लिखेंगे। प्रिय बच्चों, आज का वादन यहीं पर समाप्त होता है और कल आप सभी लोगों को भारतीय संविधान के बारे में विधिवत रूप से आप सभी लोगों को बताएंगे। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के लक्षण आदि पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।